सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक दो चीजें मैं याद दिला दूं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम देख रहे हैं अलग अलग स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं अलग अलग, जैसे कि एक्स बार, स्क्वायर या सैंपल टोटल। एक्स बार है सैंपल मीन, स्क्वायर को हमने बोला है सैंपल वेरिएंस, और टी है सैंपल टोटल, जो एक रैंडम सैंपल x1 x2 xn के फंक्शंस है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? फंक्शंस ऑफ सैंपल वैल्यूज। और ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल्स है। सो रैंडम सैंपल जो इस सब्जेक्ट में काफी अहमियत रखता है, जिसको हम ये भी बोलते हैं IID, रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब स्वरूपी बंटन। रैंडम सैंपल x1 x2 डॉट 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 xn, ये है एक रैंडम सैंपल आकार n का, साइज n का। यदि ये सभी n वेरिएबल्स जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा ही है और वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो हमें इस तरह के स्टैटिस्टिक्स काफी बार यूज करने पड़ेंगे। और अभी तक हमने जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है उसको हम यूज करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि ये अगर x1 x2 xn रैंडम है, और अगर स्टैटिस्टिक्स हमारे इन रैंडम वेरिएबल्स के फंक्शंस है, तो वो भी अपने आप में रैंडम वेरिएबल्स है। तो हम देख रहे हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने कहा, हम विशिष्ट ध्यान देंगे सैंपल मीन के ऊपर। सो सैंपल मीन, नमूना माध्य का बंटन, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। ये जो एक्स बार है, सैंपल मीन है, वो काफी बार हम यूज करेंगे टू पॉपुलेशन मीन के बारे में जानकारी हासिल करने में। सो एक्स बार इज कॉमनली यूज्ड, बहुत बार यूज होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है, म्यू। तो म्यू हमें म्यू के बारे में अगर जानना है तो एक तरह हम देखेंगे कि एक्स बार यूज होता है और क्यू यूज होता है। क्यू यूज होता है, उसका एक पहला रिजल्ट हम अभी दे रहे हैं, प्रपोजिशन। लेट x1 x2 etc xn बी IID। मैं IID और रैंडम सैंपल दोनों टर्म्स जानबूझ के अलट पलट के यूज कर रहा हूं, ताकि आप दोनों से परिचित रहेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, IID और रैंडम सैंपल का मतलब एक ही है। लेट x1 x2 xn बी IID फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो हम सैंपल लेते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन से। पहले सैंपल को हम दर्शाएंगे x1 x2 को से दूसरे को वगैरह। तो उस सैंपल के द्वारा
हम स्टैटिस्टिक्स यूज करके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसका मीन है म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन है सिग्मा। मानक विचलन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, राइट? सो वर्गमूल प्रसरण का। तो इमीडिएटली हमारे पास ये चार कंक्लूजन्स इस प्रपोजिशन में मैं लिख रहा हूं। पहले तो है ये जो सैंपल मीन है x बार, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। x बार अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है और वो हम दर्शा भी रहे हैं कैपिटल लेटर से। x बार एक रैंडम वेरिएबल है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जानकारी आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो है, हम इमीडिएटली लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार होगा म्यू, जो है पॉपुलेशन मीन, और वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x बार होगा सिग्मा स्क्वायर बाय n। उसका मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार क्या होगा? सिग्मा x बार, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय n, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये तो इमीडिएटली हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सैंपल टोटल, आज शुरुआत मैंने x बार s स्क्वायर और t को दोहराते हुए की थी, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं ये भी लिख लूं कि x बार की परिभाषा क्या है। ये है सैंपल मीन और ये है साधारण औसत हम लेंगे सभी रैंडम सैंपल वैल्यूज का। i इक्वल टू 1 to n, 1 over n, समेशन i इक्वल टू 1 to n ऑफ xi, सभी सैंपल वैल्यूज को जोड़ेंगे और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। यह है परिभाषा x बार की, और उससे जुड़ा हुआ है सैंपल टोटल। सो t इज समेशन xi, i इक्वल टू 1 to n। उसका मतलब ये दोनों परिभाषा को जोड़ के हम ये भी लिख सकते हैं t है n टाइम्स x बार। तो t और x बार एक दूसरे से सिर्फ एक फैक्टर n से जुड़े हुए हैं। t है n टाइम्स x बार, या x बार है t डिवाइडेड बाय n, और t और x बार दोनों सैंपल स्टैटिस्टिक्स है। तो उसका मतलब है कि दोनों रैंडम वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार और वेरिएंस ऑफ x बार है, तो इमीडिएटली हमें ऑलरेडी पता है कि उसको किसी भी रैंडम वेरिएबल को एक वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस हम लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t will be n times mu, variance of t का प्रसरण क्या होगा? variance of t will be variance of n times x बार, लेकिन वेरिएंस करते समय कांस्टेंट को क्या हो जाता है? कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x बार। तो उसका मतलब है वेरिएंस ऑफ x बार है सिग्मा स्क्वायर बाय n, सो सिग्मा स्क्वायर बाय n इंटू एन स्क्वायर, तो आ जाता है n सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ t होगा इसका वर्गमूल, तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, वो है सिग्मा। तो ये कंक्लूजन्स हम इस प्रपोजिशन से कर रहे हैं। इसका प्रूफ अभी मैं नहीं लिखने वाला हूं। इसका जनरलाइज स्टेटमेंट का प्रूफ हम दर्शाएंगे कुछ
समय के बाद। तो हमेशा जैसे हम उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण जो हमने पिछले बार देखा था उसी से मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल समझ लीजिए हमारा पॉपुलेशन है बर्नौली पी। ओके, तो हम एक x1 x2 IID फ्रॉम बर्नौली पी पॉपुलेशन, दो यादृच्छिक नमूने हमने ले लिए हैं इस बर्नौली पॉपुलेशन से। सॉरी, और जहां पे हमने तय किया था p की वैल्यू है 0.3। तो हम ये एग्जांपल देख रहे थे कि बर्नौली जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p की वैल्यू है 0.3, तो हमारे पास तुरंत दोनों का PMF ऑफ x1 एंड ऑफ x2 दोनों एक जैसे ही बंटित है, स्वरूपी बंटित है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों का PMF बिल्कुल सेम है। और वो क्या है? वो है बर्नौली का PMF। तो Px विल बी 0.7 if x is equal to 0, 0.3 if x is equal to 1 और 0 otherwise। तो पिछले टाइम हमने x1 प्लस x2 बाई 2, सो x बार अभी हम लिख लेते हैं। हमारा जो नमूना है उसका आकार है, उसका साइज है 2, तो हमारा x बार हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2। और इस x बार का p x बार हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, उसको हम दोहरा देते हैं। x बार अब 3 अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। जब x1 x2 दोनों 0 है तब x बार भी 0 होगा। सो इफ x इज 0 और दोनों 0 होने का की प्रोबेबिलिटी क्या है? हर एक की है 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 होगा 0.49। x बार की वैल्यू 0.5 या 1/2 भी हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 0.42। और x जब 1 होगा तो तब x बार वैल्यू 1 लेगा, प्रोबेबिलिटी 0.09 से 0 अदरवाइज। तो जो ओरिजिनल हमारा पॉपुलेशन है बर्नौली पॉपुलेशन विद पैरामीटर p इक्वल टू 0.3, उसके संबंध में हमें यह पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। x मान लीजिए बर्नौली 0.3 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रहेगी p विच इज 0.3 और वेरिएंस ऑफ x रहता है p टाइम्स 1 माइनस p, जो इस होगा 0.3 इंटू 0.7 जो होता है 0.21, राइट। तो अब हम x बार के एक्सपेक्टेशन ऑन वेरिएंस हमारे ओरिजिनल जो डेफिनेशंस है एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने अब x बार का PMF भी कैलकुलेट कर लिया है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार मैं ये अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि जो x के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस है उससे हम कंपेयर कर सकें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमें पता है, x बार तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यूज लेता है 0, 1/2 और 1, और उसकी प्रोबेबिलिटीज भी पता है। तो मैं फॉर्मूला लिख लूं, समेशन ओवर x टाइम्स द PMF ऑफ x बार, ओके, जो होगा 0 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी और p ऑफ 0 जो है 0.49, वो एनीवे मैटर नहीं करेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 0, 1/2 इंटू 0.42
प्लस 1 इंटू 0.09, तो ये 0.42 का आधा हो जाता है 0.21, उसमें 0.09 ऐड करेंगे तो आ जाता है 0.3। और नोट करिए कि ये वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, बिल्कुल हमारे ओरिजिनल जो पॉपुलेशन रैंडम वेरिएबल है उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मिलती है जुलती है, जो हमारे प्रपोजिशन में हमने बोला था। अगर हमारा पॉपुलेशन मीन है म्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी रहेगा म्यू। वेरिएंस क्या होगा एक्स बार का? सिग्मा स्क्वायर बाय एन। जो ओरिजिनल वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, उसको एन से भाग देंगे। इस यहां पे हमारा एन है 2। देखते हैं क्या ये इस एग्जांपल में क्यों सही है। तो हम अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालने के लिए पहले शायद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे, ताकि हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सके। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो होगा वैसे ही करेंगे, सम ओवर एक्स स्क्वायर पी एक्स बार ऑफ एक्स सम ओवर ऑल एक्स। तो पहले तो 0 स्क्वायर होगा 0, 1/2 स्क्वायर होगा 1/4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, और 1 का स्क्वायर है 1, वो वैसे ही रहेगा। तो 0.21 का 0.42 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है 0.105, तो ये आ जाता है 0.195। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार तब होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, जो कि है 0.195 माइनस 0.3 स्क्वायर जो है 0.09, तो आ जाता है 0.105। और तुरंत हम देख सकते हैं कि ये है 0.21 डिवाइडेड बाय 2, या वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय 2। कुछ क्षणों के लिए मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं। तो ये देख लीजिए, यहां पे वेरिएंस ऑफ एक्स जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का बंटन था उसमें वेरिएंस था 0.21, और अभी हमारे नमूना माध्य का वेरिएंस ऑफ एक्स बार बाय 2 है, जो हमारे प्रपोजिशन से मिलता जुलता है। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि ये वेरिएंस क्या होना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर हमें वेरिएंस पता है तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन तुरंत निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.105 आप देख सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके। उसी तरह से हम इस एग्जांपल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी भी निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n टाइम्स एक्स बार। तो इस एग्जांपल में होगा 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, या 2 टाइम्स 0.3 जो होगा 0.6। तो इसमें हम पीएमएफ कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 2 एक्स बार का दुगुना है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। और उसी तरह से वेरिएंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगा, मैं अभी फॉर्मूला फिर से लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख लूंगा, n स्क्वायर 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार, जो है 4 टाइम्स 0.105 या है 0.42। तो इस तरह से हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस सैंपल माध्य का निकाल लिया है। लेकिन ये तो हमने निकाला है जब n की वैल्यू 2 है, और उसका पीएमएफ निकालना काफी आसान था। उसी तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको एक एक्सरसाइज दिया था कि आप जब n इक्वल टू 3 है इस एग्जाम्पल में, तब आप x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 का पीएमएफ निकाल ले। और अगर आपने वो एक्सरसाइज किया है तो आप चेक कर सकते हैं
कि ये जो प्रपोजिशन है वो फिर भी मायने रखेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू उस x बार की भी होगी 0.3। वेरिएंस अभी चेंज हो गया है, वेरिएंस छोटा हो गया होगा क्योंकि वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 3। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय 3, सिग्मा स्क्वायर हमारा है 0.21, तो वेरिएंस हो जाएगा 0.07 जो 0.105 से छोटा है। तो मैं कुछ प्लॉट्स में दिखाने जा रहा हूं। ये जो पीएमएफ है, जैसे कि ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल है x जो है बर्नौली 0.3, ये इसका हम एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं, या x बार का पीएमएफ हमें पता है तो उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जब n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 वगैरह का भी हम बना सकते हैं। तो मैं अब ये हिस्टोग्राम की तरफ जाता हूं। तो मैंने कुछ प्लॉट्स ये हिस्टोग्राम प्लॉट किए हैं। जो पहला स्लाइड है उसमें आप देख रहे हो कि ये है जब n इक्वल टू 1, मतलब ये ओरिजिनल बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। x एक्सिस पे है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। जब n इक्वल टू 1 है तो ये सिर्फ बर्नौली होगा, एक ही रैंडम वेरिएबल है। और y एक्सिस पे लिखी गई है प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं 0 के ऊपर जो लाल लाइन दिख रही है वो उसकी हाइट है 0.7, तो वो दर्शाती है पीएमएफ एट 0। यहाँ पे 0.0 लिखा है क्योंकि आगे जाके हमें वो देखना है। और x इक्वल टू 1 के लिए एक छोटी सी जो लाल लाइन दिख रही है, उसकी हाइट है 0.3, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो ओरिजिन है वो 0, उसका y वैल्यू 0 नहीं है, वो काफी 0.3 के करीब है। तो ये छोटी सी लाल लाइन x इक्वल टू 1.0 के ऊपर दिख रही है जिसका हाइट है 0.3। तुरंत हम n इक्वल टू 2 के तरफ जाते हैं तो उसका हिस्टोग्राम इस प्रकार से है। 0 के लिए हमने ऑलरेडी देखा था पीएमएफ की वैल्यू है 0.49, हाफ के लिए 0.42 और 1 के लिए थी 0.09। आप देख सकते हो अभी y एक्सिस पे ये थोड़ा कम हो गया है और रादर हाइट बढ़ गया है। पहले 0.3 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0.1 से 0.08 से वगैरह स्टार्ट हो रहा है। n इक्वल टू 3 का भी मैंने हिस्टोग्राम बना लिया है। तो n इक्वल टू 3 के लिए x बार वैल्यूज लेंगे 0, 1/3, 2/3 और 1, तो वो दर्शाया जा रहा है इस प्लॉट के द्वारा। और x इक्वल टू 0 के लिए आप थोड़ा सोच लोगे तो आपको पता चलेगा कि करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी 0.7 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि तीनों जो सैंपल x1, x2, x3 है उसमें 0 आएगा तभी x बार भी 0 होगा। तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 जिसकी वैल्यू होगी 0.7 क्यूब, तो वो आपको दिखाई दे रही है। 0.7 क्यूब वो आपको दिखाई दे रही है। और 1 के लिए आप देख रहे हो कि वो काफी 0 के पास है क्योंकि वो होगा 0.3 क्यूब, 0.027। और उसी तरह से 1/3 और 2/3 का भी है। मैं और एक प्लॉट अभी दिखा रहा हूं जो है n इक्वल टू 5 के लिए। n इक्वल टू 5 के लिए अब थोड़ा ये काफी उलट पुलट हो रहा था प्लॉट, अभी थोड़ा सा उसमें शेप भी आ रहा है। उसकी x वैल्यूज रहेंगी 0, 0.2, 0.4, 0.6 और क्योंकि हम 5 से भाग रहे हैं सम को, शायद और एक n इक्वल टू 10 के लिए भी मैं दिखा रहा हूं। तो इन प्लॉट्स की तरफ हम फिर एक बार थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी मैं ये दर्शा रहा हूं कि
अगर हमारे पास हमें ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का पता है तो एक एक करके हम एक्स बार का बंटन भी पता कर सकते हैं। ये सब प्लॉट्स मैंने आर सॉफ्टवेयर यूज करके प्लॉट किए हुए हैं। आप देख रहे हो कि n इक्वल टू 10 के लिए 0.8 और 0.8, 0.9 और 1.0 के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है वो 0 के काफी पास है। वो ऑलमोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, छोटे लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन प्लॉट्स की तरफ फिर एक बार आएंगे। अभी चलते हैं फिर एक बार थियरी की तरफ। ये तो जो प्रपोजिशन मैंने लिखा था उसमें हमने सिर्फ दो चीजें एज्यूम की थी कि पॉपुलेशन का माध्य मीन है म्यू और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। इन दो चीजों के अलावा हमने पॉपुलेशन के बंटन के बारे में और कोई भी एजम्पशन नहीं किया था। और हमने वो देखा बर्नौली, जब एक्चुअल पॉपुलेशन का बंटन है बर्नौली, तो हमने कैलकुलेट करके भी वो प्रोपोजिशन को वेरीफाई किया था। अब हम देख रहे हैं जब ओरिजिनल पॉपुलेशन का बंटन प्रसामान्य बंटन है, नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको हम हमेशा दोहराते हैं इस तरह से, n विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो हमारे जो प्रोपोजिशन के assumptions है वो कंटिन्यू रहेंगे कि पॉपुलेशन का मीन है म्यू, और अदर पॉपुलेशन के मीन को हम दर्शा रहे हैं म्यू से, और वेरिएंस को पहले जैसे सिग्मा स्क्वायर से दर्शाएंगे। तो हमें पता है कि जो प्रोपोजिशन जनरल में जो लागू है वो इस पॉपुलेशन के लिए भी लागू होगा। और उसका अगर हम एक्स बार सैंपल मीन को देखेंगे या सैंपल टोटल टी को देखेंगे, तो पहले वाली प्रपोजिशन के को यूज करके हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होगा म्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स बार होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ टी भी हमें पता है। लेकिन ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, इसको आप एक बार फिर से एक थियरम के तरह, मैं एक्चुअली ये थियरम मैं कोट कर रहा हूं। जब ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल है, प्रसामान्य बंटित है, तो हम और बहुत ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स बार और टी का की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो लेट x1, x2 etc. xn be a random sample from a normal population इसका माध्य है म्यू एंड वेरिएंस प्रसरण है सिग्मा स्क्वायर। जैसे मैंने ऊपर लिखा उसका मतलब है हम देख रहे हैं बंटन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर को। देन फॉर एनी एन, कोई भी आप सैंपल साइज ले ले एन, एक्स बार, शायद हमें दर्शाना चाहिए एक्स बार को एक्सएन बार से, क्योंकि उसमें एन भी मौजूद है डेफिनेशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं i इक्वल टू 1 to n सम xi डिवाइडेड बाय n। हम कंटिन्यू करेंगे एक्स बार को एक्स बार से ही, ताकि हम नोटेशन में कॉम्प्लिकेशन ना आए, लेकिन एक्स बार भी n पे डिपेंडेंट है। तो एक्स बार का बंटन भी नॉर्मल होता है, देन एक्स बार is also normally distributed।
हमें तो मीन और वेरिएंस तो पता ही है, क्योंकि वो इन जनरल पिछला वाला प्रपोजिशन सही होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मीन क्या है म्यू प्रपोजिशन से, और वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो ये काफी बड़ा चेंज है पिछले प्रपोजिशन से। पिछले प्रपोजिशन में हमने बंटन ओरिजिनल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिर्फ दो चीजें एज्यूम की थी कि मीन और वेरिएंस मौजूद है, और उनको हमने म्यू और सिग्मा स्क्वायर से दर्शाया था, और हमारा कंक्लूजन भी एक्स बार के मीन और वेरिएंस के बारे में था। लेकिन जब हमें पता है कि पॉपुलेशन का बंटन प्रसामान्य है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब एक्स बार भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सो ये एडिशनल एजम्पशन है, लेकिन कंक्लूजन भी उतना ही तगड़ा है। तो ऑफ कोर्स एंड सिमिलरली, मैं ये पूरा इंग्लिश सेंटेंस लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख लूंगा। तो जो सैंपल टोटल है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसके मीन और वेरिएंस तो हमें पता है, विद मीन एन म्यू एंड वेरिएंस एन सिग्मा स्क्वायर। तो मैं ये लिख लूं, हमेशा रैंडम सैंपल का होना जरूरी है, आईआईडी होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्स बार का बंटन भी नॉर्मल है और टी का बंटन भी नॉर्मल है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को लेके। तो ये काफी अच्छा थियरम है। हम ये प्रूव नहीं करने वाले हैं इस कोर्स में, लेकिन आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। तो फिर एक बार हमेशा जैसे हम एग्जाम्पल यूज करेंगे। मान लीजिए कि एक कोई भी एक एप्लीकेट बैंक में जाता है और उनको लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, तो उनको कुछ एक फॉर्म भरना होता है। समझ लीजिए कि दैट रैंडमली चोजन लोन एप्लीकेंट needs time to fill the application form। और अगर हमें पता है कि अगर हम एप्लीकेंट को रैंडमली चूज रहे हैं, तो वो जो टाइम होगा वो भी एक एप्लीकेंट या दूसरे एप्लीकेंट से अलग अलग भिन्न हो सकता है। तो मान लीजिए दैट दिस टाइम to fill the form is normally distributed with mean equal to 10 minutes and standard deviation equal to 2 minutes। स्टैंडर्ड डिविएशन के यूनिट्स हमेशा जो ओरिजिनल यूनिट्स है उसके साथ बने रहेंगे। वेरिएंस तो स्क्वायर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के यूनिट्स सेम रहेंगे। समझ लीजिए कि एक दिन में एज्यूम दैट ऑन डे वन, on one day, 5 individuals fill out the form, और दूसरे दिन सेकंड डे 6 individuals fill the form। Assume that the time taken by each
इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है एक दूसरे से, वो अपने आप भर रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स टाइम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the sample average time taken on each day is at most 11 minutes. तो पहले तो हम कुछ रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर ले। तो समझ लीजिए लेट x1 x2 x5 be the time taken by the 5 individuals on day 1, और उसी तरह से y1 y2 दूसरे दिन थे y6 तक बी द टाइम टेकन बाय द 6 इंडिविजुअल्स ऑन डे 2। और ये सभी 11 रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आईआईडी है, आईआईडी क्योंकि ये रैंडम सैंपल्स है, उसको हम मान सकते हैं कि वो आईआईडी है। उसका बंटन है, हर एक का पॉपुलेशन का बंटन होगा, हर xi या हर yi का बंटन जो है नॉर्मल विथ मीन 10 एंड वेरिएंस 2 स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दिया है सिग्मा इक्वल टू 2, सो सिग्मा स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर या 4। और हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हर दिन का सैंपल एवरेज, पहले दिन का सैंपल एवरेज हम दर्शा सकते हैं एक्स बार से, ये नोटेशन तो हमें पता है, एक्स बार होना चाहिए 11 या उससे कम, और दूसरे दिन का सैंपल एवरेज है वाई बार, वो भी होना चाहिए 11 उससे कम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल एवरेज टाइम टेकन ऑन ईच डे, हर दिन 11 से कम है। तो पहले तो ये सभी x1 x2 x5 और y1 y2 y3 y4 y6 सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो x बार और y बार भी हम मान सकते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो उसको हम पहले लिख सकते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी, समझ सकते हैं कि दो इवेंट्स है ए और बी, ए इवेंट है एक्स बार लेस देन इक्वल टू 1, बी का इवेंट है वाई बार लेस देन इक्वल टू 1। तो ये दोनों इवेंट, तो ये इवेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। सो इंडिपेंडेंस यूज करके पहले तो मैं लिख लूंगा कि एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 11 की प्रोबेबिलिटी निकाले, y बार लेस देन इक्वल टू 11 की प्रोबेबिलिटी निकाले और उसको गुण ले। ये क्यों है? ड्यू टू इंडिपेंडेंस और यूजिंग इंडिपेंडेंस। किन दो रैंडम वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंस? x बार और y बार का। तो अब हम जो थियरम हमने लिखा था वो यूज करेंगे। x बार के लिए n है 5, तो हमें पता है x बार विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ओरिजिनल मीन। ओरिजिनल मीन तो अभी यहां पे लिखा है 10, म्यू इज इक्वल टू 10। और वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाय n, जो है 4 डिवाइडेड बाय 5,
सो क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एक्स बार इज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन, तो यहां पे है n इज इक्वल टू 5। तब अभी हमें तो एक्स बार का पूरा बंटन पता है, तो उसके तो हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन इक्वल टू 11 कैसे हम निकालते हैं? एक्स बार नॉर्मल है लेकिन ये मानक प्रसामान्य बंटन नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, तो हम पहले उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं? हम एक्स बार में से एक्स बार के मीन को घटाएंगे जो होगा 10, और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से एक्स बार के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे जो है 4/5, सॉरी 4/5 तो है वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ऑफ एक्स बार होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 जो होगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और अगर हमें वो इनइक्वालिटी बरकरार रखनी है तो हम दूसरे इनइक्वालिटी के दूसरे साइड में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो हम 11 से घटाएंगे 10 और डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो यहाँ पे हमने ये जो रैंडम वेरिएबल लिखा है ये हमने स्टैंडर्डाइज किया है, तो इसका बंटन है नॉर्मल 01, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है तो सीडीएफ से पता चल जाएगी, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल सीडीएफ से। तो ये है, हम आप कैलकुलेशन देख सकते हो, फाइंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ ऑफ सो 11 माइनस 10 हो जाता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय स्क्वायर रूट 5 आप चेक कर लो है 1.12। हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स ही यूज करने हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स को यूज करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स को यूज करना है तो उसमें हम सिर्फ 2 डेसिमल तक की z वैल्यूज ही यूज कर सकते हैं। तो आप ये वैल्यूज देख लें, 1.12 का स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से वैल्यूज होंगी 0.8686, आप चेक कर सकते हो। उसी तरह से अब हम y बार की भी के बाद y बार वाले इवेंट को भी हम देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी y बार लेस देन इक्वल टू 11, वो फिर एक बार y बार भी नॉर्मल है, लेकिन y बार का बंटन x बार के बंटन से अलग है क्योंकि n की वैल्यू अब है 6। दूसरे दिन हमारा सैंपल साइज 6 है, पहले दिन हमारा सैंपल का साइज था 5, अभी हम n इक्वल टू 6 को यूज करेंगे। बाकी तो हम बिल्कुल वही करेंगे, वो होगा प्रोबेबिलिटी y बार माइनस द मीन ऑफ y बार। मीन ऑफ y बार तो है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बार, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बार विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। सिग्मा तो सेम ही है 2, लेकिन n की वैल्यू अब चेंज हो गई है 2/√6। तो ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे आएगा 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो बनता है 5 ऑफ 1.22। और फिर एक बार आप स्टैंडर्ड टेबल से इसकी वैल्यूज पता कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो ये वैल्यू है 0.8888। हमारा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू 11 एंड y बार लेस देन इक्वल टू 11 को हम कर सकते हैं 0.8686 मल्टीप्लाइड बाय 0.8888
जिसकी वैल्यू होगी 0.7720। यहाँ पे मैंने 4 डेसिमल्स पे राउंड ऑफ किया है। यहाँ पे ये जो टेबल वैल्यूज है, ये तो टेबल वैल्यूज से डायरेक्टली हमने पढ़ ली है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं आता है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो काफी सारे डेसिमल पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे हम 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो जब हमारा पॉपुलेशन बंटन नॉर्मल है तो हमारे लिए एक्स बार और वाई बार का, एक्स बार मतलब सैंपल मीन का एग्जैक्ट बंटन पता है। सिर्फ उसके मीन और वेरिएंस तो पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास उसका एक्चुअल बंटन भी हमें पता होता है।